पार्ट 3 अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको पिछले कहानी का आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और अगर आप इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुने हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कहानी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अगला भाग सुनाती हूँ। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही हैं। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले यह सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या ही हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद की जब मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा अगला कदम क्या होगा, अपनी सास की चालाकी से मुझे कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं यह पर्दाफाश करके ही रहूंगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरी सास की आवाजाही मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना था। मेरी सास रोज मुझे किसी न किसी बहाने सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट ही गुजरा था कि मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज आई। किसी के कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा कि कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर से आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ मेरी सास इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या क्या हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह ना करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैं मचलती हुई अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करते? मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को थाम के कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया था कि तुम पेट से हो। मेरे साथ मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। यह क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे। फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप यह कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी सास
मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती है। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी सी हेरा फेरा कर ली तो मुझे माफ़ कर दो, मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारा औलाद है, तो तुम इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद में इस घर में रहती यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सारा सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें यह सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग तो मेरे अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी और मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। और तभी मेरी बहन घर के दरवाजे पे दस्तक हो गई। वह घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका होलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो, तुमको सुकून नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है। मेरी बहन ने बोला, तो तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैंने अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटा तो वहीं वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में कोई आया था और मैं चीख कर अपनी सास के पास पहुंची थी, तो मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा बदसूरत था मेरा पति। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब की लड़की बिहाने कोई नहीं आता है। सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ, मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे। मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी। यह बात मेरे पति ने ही अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला लिया। बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। मेरी सास भी मुझे माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी,
कौन माँ ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बस जाए और उसके खानदान को वारिस मिले। मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि अमन एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था, जैसा भी था, अमन ही मेरे पति थे। इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फैसला कर लिया। मीरा और अमन दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। अमन भले ही बदसूरत था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मीरा का बहुत ख्याल रखता था और मीरा को बहुत प्यार भी करता था। इसलिए मीरा भी खुश रहने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? क्या मीरा ने जो फैसला किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।